जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्ती की आड़ में फिर एक बार ट्रंप धोखा करने वाले हैं भारत के साथ। अमेरिका को सस्ते चावल बेचने पर बड़ी धमकी दी है दोस्तों भारत को कि भारत सस्ता चावल क्यों बेच रहा है, इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। बताएंगे दोस्तों ट्रंप की ये धमकी कैसे ट्रंप को ही भारी पड़ने वाली है, ट्रंप को ही होगा इसका बड़ा नुकसान। एहसान नहीं कर रहा अमेरिका। दोस्तों सबसे बड़ी जानकारी बताएंगे, लगे हाथों बताएंगे। भारत से मिला साथ तो तालिबान ने दी बाजी, अफगानिस्तान ने खत्म कर दी पाकिस्तान पर से निर्भरता। आर्थिक स्ट्राइक से सदमे में शहबाज शरीफ, बताएंगे कैसे। वहीं कराची में सिंधु देश की मांग को लेकर मचा बवाल, चर्चा में राजनाथ सिंह जी का वो बयान। क्या टूट जाएगा पाकिस्तान? दोस्तों बताएंगे कैसे पाकिस्तान में लगा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। इतना ही नहीं दोस्तों, ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के खिलाफ उबले छात्र कह दिया नहीं बदलेगा सच। पाकिस्तानी झंडे पर पैरों से कुचल कर जूतों से चढ़कर चलते दिखाई दिए छात्र। दोस्तों भारी विरोध हुआ है पाकिस्तान को लेकर। बांग्लादेश के ढाका में आज एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, और भी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की बढ़ती साख, बढ़ती पावर का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारत की कूटनीति और वर्ल्ड डिप्लोमेसी नंबर 1 है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत से आने वाले चावल पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बहुत बड़ी धमकी दे दी। दोस्तों ट्रंप ने अमेरिकी किसानों को लुभाने की कोशिश में एक बड़ा बयान में कह दिया कि भारत को अमेरिकी बाजार में चावल नहीं डंप करना चाहिए और वो इस मामले से निपट लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के विशेषज्ञों ने कड़ी आलोचना की। दोस्तों एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैरिफ बढ़ाने से भारतीय निर्यात पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, उल्टे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका में भारतीय चावल की मांग पूरे तरीके से उपभोक्ता की पसंद से तय होती है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि ये ट्रंप सरकार की कोई नीति नहीं है, बल्कि उनकी धमकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग ने इस मामले पर बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका में भारतीय चावल की मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय और साउथ एशियन व्यंजन तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि भारतीय चावलों का फ्लेवर, टेक्सचर और कलर प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। अमेरिकी चावल इसका विकल्प हो ही नहीं सकता। हम अमेरिका में चावल डंप नहीं कर रहे, बल्कि बाजार की मांग को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों देव गर्ग ने आगे कहा कि अमेरिका कम टैरिफ लगाकर कोई एहसान नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत पर कोई एहसान नहीं कर रहा, मांग खुद बाजार से पैदा होती है। अगर टैरिफ बढ़ाया जाता है तो नुकसान अमेरिका को ज्यादा होगा, भारत को नहीं। जी हां, वही ट्रंप के इस टैरिफ बयान को कई एक्सपर्ट्स राजनीतिक कदम बता रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI ने कहा है कि यह बयान चुनाव से पहले अमेरिकी किसानों को लुभाने की रणनीति है। थिंक टैंक ने कहा कि यह धमकी पॉलिटिक्स है, पॉलिसी नहीं। GTRI ने कहा कि अगर अमेरिका ने टैरिफ को बढ़ाया भी तो उसका भारतीय निर्यात पर सीमित ही असर होगा, क्योंकि भारत के चावल की मांग वैश्विक स्तर पर मजबूत है, खासकर अमेरिका में। थिंक टैंक ने कहा कि बढ़े हुए दामों का असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, क्योंकि वे भारतीय बासमती और प्रीमियम चावल पर निर्भर है। जी हां दोस्तों, अमेरिका में भारत के चावल की मांग तेजी से बढ़ी है। IREF के आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में भारत ने अमेरिका को 2,74,213.14 MT बासमती चावल निर्यात किया, जिसकी कुल कीमत $337.10 मिलियन रही है। अमेरिका भारत के बासमती चावल का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। वहीं इसी दौरान गैर बासमती चावल के $54.64 मिलियन मूल्य के 61,341.54 MT चावल अमेरिका को भेजे गए, जो इस श्रेणी में 24वां सबसे बड़ा बाजार है। यानी कि दोस्तों भारत के चावल पर बुरी नजर गड़ाए बैठा है ट्रंप। वो नहीं चाहता कि भारत अमेरिका में चावलों का व्यापार भारी मात्रा में कर सके, इसीलिए भारत को बड़ी धमकी दे रहा है। लेकिन ट्रंप को नहीं पता कि इसका सबसे बड़ा खामियाजा अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत का चावल अमेरिका नहीं खरीदेगा तो कोई दूसरा देश खरीद लेगा, क्योंकि चावल ऐसी चीज है जिसकी जरूरत पूरी दुनिया को होती है। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा ट्रंप की इस धमकी को लेकर। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जहां भारत से मिला साथ तो तालिबान ने पलट डाली बाजी, अफगानिस्तान ने खत्म की पाकिस्तान पर से निर्भरता, आर्थिक स्ट्राइक से सदमे में पहुंच गया शहबाज शरीफ। दोस्तों अफगानिस्तान ने कारोबार के लिए पाकिस्तान पर निर्भरता कम कर दी है। पाकिस्तान बार बार बॉर्डर बंद कर ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता घटाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। इससे दोनों देशों के बीच का कारोबार भी काफी कम हो गया है। तुर्कम और चमन जैसे बॉर्डर, बड़े बॉर्डर क्रॉसिंग, जहां से पहले अफगानिस्तान के आधिकारिक
कारोबार का करीब 40% कारोबार होता था वो 2024 के आखिर से 2025 में इस साल ज्यादातर समय बंद रहे हैं। पाकिस्तान बात बात पर बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर रहा था और कई हफ्तों तक सीमा को बंद रखा जाता था, जिससे सब्जियां और दूसरी खराब होने वाली वस्तुओं का भारी नुकसान हो रहा था। अफगानिस्तान का सूखे मेवे के कारोबारियों को हर महीने करीब $200 मिलियन का नुकसान हो रहा था। इसके अलावा अफगानिस्तान को तेल, गेहूं और दवाइयां मंगाने में भी काफी देरी का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद अब तालिबान ने ईरान में भारत के बनाए चाबहार पोर्ट से कारोबार शुरू कर दिया है। तालिबान ने भारत और नए हवाई संपर्कों के साथ साथ उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के साथ जमीनी कनेक्शन बढ़ाने सहित दूसरे रास्तों को ज्यादा प्राथमिकता दी है, जिसका मकसद एक ज्यादा मजबूत मल्टीपोलर ट्रेड नेटवर्क बनाना है जिस पर पाकिस्तान का प्रभाव न हो। अक्टूबर 2025 में हुई झड़पों के बाद पाकिस्तान ने दोनों बॉर्डर क्रॉसिंग को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जहां दोनों देशों के बीच का कारोबार $2.5 अरब से $3 अरब के बीच था, वो अब गिरकर $1 अरब से नीचे जा चुका है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि बॉर्डर बंद कर पाकिस्तान की दबाव बनाने की नीति नाकाम हो गई है और इससे उसने अफगानिस्तान पर अपनी आर्थिक पकड़ को काफी कमजोर कर लिया है। अफगान अब अपने कारोबार के लिए ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे भारत ने डेवलप किया है। 2018 से संचालित ये पोर्ट अफगानिस्तान को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए सीधे भारतीय बाजारों तक पहुंच देता है। 2022 के बाद से यहां से 1.5 मिलियन टन भारतीय गेहूं और दालें अफगानिस्तान भेजी जा चुकी हैं, जबकि अफगान अनार और किशमिश अब भारतीय शहरों तक कुछ ही दिनों में पहुंचने लगे हैं। दोस्तों, नवंबर 2025 में भारतीय यात्रा के दौरान अफगान अधिकारियों ने वीजा में आसानी, हवाई कारोबार शुल्क को कम करने और नई कार्गो उड़ानों पर समझौते आगे बढ़ाए। दूसरी तरफ उत्तरी मार्ग जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के जरिए भी अब अफगानिस्तान कारोबार में तेजी लेकर आ रहा है। जी हां दोस्तों, वहीं बता दें, कराची में सिंधु देश की मांग को लेकर मच गया बवाल। चर्चा में राजनाथ सिंह जी का वो बयान, क्या टूट जाएगा पाकिस्तान? बता दें, सिंधी संस्कृति दिवस के मौके पर कराची में अलग सिंधु देश की मांग को लेकर आजादी मार्च निकाला गया, जहां सिंध मुत्तहिदा जहाज यानी JSMM के नेतृत्व में हजारों प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और सिंधु देश आजादी के नारे लगाए। पुलिस द्वारा रूट बदलने पर भड़की भीड़ ने पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस झड़प में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए और कम से कम 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का पुराना बयान कि एक दिन सिंध फिर भारत में वापस आएगा, एक बार फिर से सोशल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, आपको बता दें दोस्तों। दरअसल रविवार को अधिकारियों ने रैली का रूट बदल दिया, जिससे हजारों प्रदर्शनकारी गुस्से में आ गए और तनाव तेजी से बढ़ गया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए, तब और ज्यादा बिगड़ गया जब भीड़ के कुछ लोगों ने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस हिंसा के मामले में कम से कम 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉन अखबार के मुताबिक हिंसा में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सरकार ने पुलिस को निर्देश दिया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अब सिंध के इर्द गिर्द चल रही नई राजनीतिक चर्चाओं के बीच सिंधु देश की मांग को फिर से बल मिल गया। पिछले हफ्ते एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर प्रसारित बहस में एक पत्रकार और एक विशेषज्ञ ने दावा किया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM के नेता अल्ताफ हुसैन ने एक बार फिर सिंध के पूर्व गृह मंत्री जुल्फिकार मिर्जा से कहा था कि 18वें संशोधन के पास होने के बाद अब सिंधु देश कार्ड हमारे हाथों में है। जी हां दोस्तों, अब आप कहेंगे राजनाथ सिंह जी ने ऐसा क्या कहा कि सिंधु देश के बंटवारे को लेकर सपोर्ट मिल गया? दोस्तों, भारत में भी इस मुद्दे ने सुर्खियां बटोरी जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सिंध क्षेत्र एक दिन फिर से भारत में वापस आ जाएगा। पिछले महीने नई दिल्ली में आयोजित सिंधी समाज सम्मेलन में राजनाथ सिंह जी ने कहा कि उनकी पीढ़ी के बहुत से सिंधी हिंदुओं ने 1947 के उस फैसले को कभी पूरे तरीके से स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि सिंध हमेशा से सांस्कृतिक रूप से भारत से जुड़ा रहा है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि आज भले ही सिंध भारत का हिस्सा ना हो, लेकिन सभ्यता के नजरिए से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक जमीन का सवाल है, सीमाएं बदलती रहती हैं, कौन जानता है कल को सिंध फिर से वापस भारत में आ जाए। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? और राजनाथ सिंह जी के बयान का अगर आप भी समर्थन करते तो वी सपोर्ट राजनाथ सिंह जी स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा कमेंट में, वहीं आपको बता दें। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो टुकड़े टुकड़े होने की तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी कि एक बार फिर पाकिस्तान 1971 वाली गलती को दोहराने जा रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर विभाजन के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। 1971 में बांग्लादेश बनकर टूट चुका पाकिस्तान अब अपनी ही जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की तैयारी कर रहा है और इसे शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हाइब्रिड सरकार प्रशासनिक सुधार बता रही है। लेकिन देश के भीतर और बाहर के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह कदम पाकिस्तान की पहले से ही हिलती नींव को
को और कमजोर कर देगा। पाकिस्तान के संचार मंत्री और IPP नेता अब्दुल अलीम खान ने खुलकर कहा कि छोटे प्रांत बनना निश्चित है और इसको कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने ऐलान किया कि सिंध, पंजाब, KP और बलूचिस्तान हर प्रांत को 3-3 हिस्सों में बांटा जाएगा। उन्होंने एशिया के दूसरे देशों का हवाला देकर कहा कि छोटे राज्य बेहतर प्रशासन देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसे शासन नहीं सत्ता को बांटने की नई साजिश मानी जा रही है। उधर आपको बता दें बहुत बड़ी अहम जानकारी, ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के खिलाफ उबले छात्रों ने कह दिया पाकिस्तान के पास आने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। और दोस्तों पाकिस्तानी झंडों के ऊपर चलते दिखाई दिए हैं बांग्लादेशी छात्र। दरअसल बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने की चाल चल रहे पाकिस्तान को वहां के युवाओं और छात्रों ने आईना दिखाई दिया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के छात्रों ने विजय दिवस से पहले बड़ा प्रदर्शन किया है और कहा है कि रजाकरों के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पाकिस्तान को सीधी चुनौती दी है। छात्रों ने विजय दिवस पर यूनिवर्सिटी गेट पर हाथ से बना बड़ा बैनर लगाया। यहां उन्होंने 1971 की जंग में पराजित पाकिस्तान का झंडा भेजकर साफ संदेश लिखा, जिस पर लिखा था नो कॉम्प्रोमाइज विद रजाकर। जी हां, छात्रों ने 1971 में पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश में किए गए नरसंहार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एक अलग राष्ट्र के रूप में आने के लिए बांग्लादेश के लोगों ने भारी कीमत चुकाई है। इन छात्रों का कहना था कि पीढ़ियां बदल सकती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। आपको बता दें ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने कहा है कि 1971 में 30 लाख शहीदों और 2 लाख महिलाओं की अस्मिता पर हमले हुए। इतनी भारी कीमत पर मिली आजादी से किसी तरह का समझौता नहीं होगा। बांग्लादेश अपना विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाता है। इसी दिन 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ढाका में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसके साथ 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम समाप्त हुआ और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। इस मौके पर बांग्लादेश में लंबा कार्यक्रम चलता है। बांग्लादेश में इस कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें मोहम्मद यूनुस पिछले साल शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद देश के मुख्य प्रशासक हैं। यूनुस के राज में बांग्लादेश ने परंपरागत मूल्यों से इधर जाकर पाकिस्तान को गले लगाया। इसके बाद यूनुस और पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क और काहिरा में हुई मुलाकात। पाकिस्तान की सेना के बड़े अफसर ढाका के दौरे पर आए और ढाका के अफसर पाकिस्तान दौरे पर गए। यानी कुल मिलाकर मोहम्मद यूनुस के राज में पाकिस्तान के साथ रिश्ते बढ़ते दिखाई दिए, जबकि भारत के खिलाफ ये दोनों मिलकर साजिशें रच रहे हैं। ऐसे में इन छात्रों ने प्रदर्शन करके और पाकिस्तान को आईना दिखाकर बता दिया कि बांग्लादेश में अभी भी लोग हैं जो बांग्लादेश को डूबने नहीं देंगे या बांग्लादेश की कहानी को फील कर सकते हैं। दोस्तों आपकी इस पर जो भी राय हो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।